हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स गुरु यानी कि ओसीजी सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लेके आए आपके लिए पीटी 365 का अपडेटेड वर्जन यानी कि जो विज़न का इंस्पायर्ड वर्जन होता है पीटी 365, जो इसका क्लासरूम सारा मटेरियल है उसके हम नोट्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये फ़िलहाल फरवरी, मार्च, अप्रैल को कवर किए हुए, फरवरी से लेके अप्रैल तक गए। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जस्ट फॉर एग्ज़ाम फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स। स्टेट पीसीएस के लिए भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो फिलहाल हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर रहे हैं, जो तो हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम दो आप, यूपीएससी हो, पीसीएस हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, देखते हैं अभी और स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। ये न्यू टॉपिक है यानी कि कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि एनसीटी से रिलेटेड है। तो ये नया टॉपिक है आज कि गवर्नमेंट ने जो है एक अमेंडमेंट किया है एक्ट, जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से रिगार्डिंग है और 2021 के लिए। अब इसके कुछ प्रोविजंस हैं तो देख लेते हैं। न्यूज़ में एक्चुअल में क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है ये, तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ने, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ने ये अमेंड किया है। 2021 का जो बिल है ये एक्ट बन गया और इसको पास कर दिया गया है। इसमें लॉ की नीड क्यों पड़ी एक्चुअल में गाइस, देखो 2021 में हुआ क्या था। ये जो 1991 1991 का ये एक्ट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 का है। इसमें कुछ प्रोविजंस थी, कुछ पावर दी गई थी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के लिए एंड द एलजी जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के लिए। वहाँ पे गवर्नर नहीं होता है, जहाँ भी हमारे यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या जिस तरह की भी पोस्ट होती है उस तरह के अलग अलग यूनियन टेरिटरी में डिफरेंट टाइप पोस्ट हैं। वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम लाई है एनसीटी की गवर्नेंस चलाने के लिए। तो इसलिए ये नीड इसकी पड़ी इस लॉ की 2021 में इसको अमेंड करने की। रीज़न क्या था, इन्होंने कहा कि भैया ये प्रमोट करेंगे हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन ये क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। तो सेंटर ने क्या कहा, सेंटर ने कहा कि इट वाज नो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म विद इन द 1991 एक्ट। उन्होंने कहा कि भैया जो 1991 में एक्ट आया उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म नहीं था जो इंश्योर कर सके किसी भी टाइम, मतलब एक सही टाइम पे एक सही बाउंडेशन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सके किसी भी रूल या किसी भी बिल या किसी भी एक्ट को। ऐसा 1991 के एक्ट में नहीं था। ये सेंटर का स्टेट था, ये स्टेटमेंट था सेंटर का। भैया सेंटर बोल रहा है कि 1991 में ऐसा प्रोविजन नहीं ला पाए। सो द नाउ उन्होंने कहा कि भैया लॉ जो है, इस लॉ गिव्स नो क्लियरिटी अबाउट व्हाट प्रपोजल्स और मैटर नीड्स। उन्होंने कहा कि भैया इस समय क्या क्लियरिटी नहीं है किसी भी लॉ की। यारी कोई भी लॉ ऐसा है वो क्लियरिटी नहीं देता है किसी भी प्रपोजल्स के बारे में और किसी भी मैटर्स पे। इस टेकन अप विद द एलजी बिफोर इशूइंग एनी ऑर्डर। कोई भी एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इशू करता है ऑर्डर को, उससे पहले कोई भी मैटर्स पे क्या है, कोई भी प्रपोजल पे कोई क्लियरिटी नहीं है, ऐसा सेंटर का कहना है। द सेंटर हैज़ आल्सो स्टेटेड दैट अमेंडमेंट हैज़ बीन ब्रॉट टू गिव इफेक्ट टू द मैकेनिज्म एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेड बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इससे गिव इफेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन मेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 का एक केस था जिसमें ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि सेंटर उस पर स्टेटेड हो सके। ठीक है, और कुछ अर्लियर न्यूज़ हैं कि पोस्ट न्यूज़ हैं, देखते हैं एक्चुअल में ये किससे रिलेटेड है। देखो 69th अमेंडमेंट एक्ट आया 1991 में, उसने एक आर्टिकल इंसर्ट किया। आर्टिकल था 239AA यानी कि 239AA आर्टिकल इंसर्ट किया किस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस आर्टिकल की स्पेशलिटी ये थी कि उन्होंने भैया दिल्ली को क्या किया, एक अलग से स्टेटस दे दिया कि इट इज़ द स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली एमंग यूनियन टेरिटरीज। यानी कि जितने भी सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, उनके बीच में एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया किसको, दिल्ली को, एनसीटी को, बाई प्रोवाइडिंग लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू सच असेंबली। उन्होंने भैया एक प्रोवाइड की इनको क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है गाइस, वहीं इन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड जो है ये तीनों चीज़ें एनसीटी ऑफ दिल्ली की, ये किसके साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ डोमेन करेंगे, यानी यूनियन गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे ये। ठीक है, फॉर रिमेनिंग मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट, वो क्या होंगे, या कंटेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट के जो भी मैटर हैं इन सच मैटर वहाँ पे क्या है, यूनियन टेरिटरी एप्लीकेबल है अपने लॉ बनाने के लिए। तो वहीं द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉ फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली, किसके, विदाउट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये तीनों जो ऑर्डर हैं यानी कि तीनों जो ये
पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड है, इस पे जो है दिल्ली का एनसीटी ऑफ दिल्ली है, इस पे क्या करेगा, लॉ नहीं बनाएगा, इस पे यूनियन टेरिटरी लॉ नहीं बनाएगी, इस पे सेंटर का रोल है, यानी सेंटर के अंडर में है, सेंटर ही लॉ बना सकता है। कुछ और रिलेशन देखते हैं, सॉरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है पौंडीचेरी केस है। जैसे अर्लियर सीएम ऑफ पौंडीचेरी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हैज़ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंटिन्यूअल इंटरफेरेंस ऑफ द एलजी, इन्होंने भी एलजी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था कि भैया जो पौंडीचेरी गवर्नमेंट है एंड उसका जो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, उन्होंने क्या किया, सीएम ने पौंडीचेरी के ने उस पर एलिगेशन लगाए हमारे जो एलजी थे पौंडीचेरी के कि भैया ये पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा कहा, इज द क्वेश्चनिंग ऑफ द क्लैरिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हैज़ रूल दैट एलजी मस्ट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि भैया एलजी को ऐसा कोई राइट नहीं कि वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाए, उनको राइट है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की वजह से क्या करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, एंड नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि भैया डेली के कामकाज में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। भाई आर्टिकल 239A1 क्या कहता है, इसका क्लॉज सब क्लॉज ए है, इसने अलाउ किया पार्लियामेंट को, वो क्रिएट कर सकता है लॉ फॉर पौंडीचेरी के लिए। एंड ये जो पार्लियामेंट है, इनेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, ठीक है, which governs Pondicherry and which the legislative assembly with the power to make law on any of the matters enumerated in study list or concurrent list। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया आर्टिकल 239 में ऐसा अलाउ किया है पार्लियामेंट को कि वो क्रिएट कर सकती है पौंडीचेरी के किस पे लॉ बना सकती है, पौंडीचेरी की लेजिस्लेटिव के अकॉर्डिंग लॉ बना सकती है, किसमें, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 में ऐसा इनेक्ट है, ऐसा किया, ऐसा बोला गया है। ठीक है, वहीं पौंडीचेरी और उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पौंडीचेरी की, सॉरी, उन्होंने पावर दिया कि लॉ ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हो तो क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था, प्रेसिडेंट लागू किया गया था, प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे प्रेसिडेंट शासन लागू किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एलजी। वहाँ पौंडीचेरी के जो एलजी है उनके बिहाफ पे वहाँ पे क्या किया गया, प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था। ठीक है, इस जो कि क्या है, इस बिकॉज क्यों किया गया, वहाँ पे लॉस ऑफ वोट हुआ क्योंकि कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लॉस कर गई वहाँ की जो लेजिस्लेटिव या की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो गाइस। ठीक है, अब कुछ और स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि भैया ये एक्ट 2021 का जो एक्ट है वो क्या कहता है। स्पेसिफिकेशन ये है कि मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट 2021 के एक्ट में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी 10 अक्टूबर 2021 एंड अदर एक्ट जो भी 2022 में कभी भी होने वाला है दोनों के लिए। तो उन्होंने अमेंड किया कि भैया जो टर्म गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो एक टर्म है, ये कोई इन एनी लॉ, कोई भी अगर लॉ बनाते हैं मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली सेल मीन द एलजी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इसको कर टर्म करेंगे। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट इतना छोटा नहीं है, द टर्म गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इट सेल मीन द एलजी। इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली सेल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 एक्ट क्या कहता है कि द एलजी वुड बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि एलजी और जो है वो क्या है, बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, चाहे वो मैटर्स इट वर नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ दी, चाहे वो मैटर्स क्या है डायरेक्टली एलजी के अंडर में ही क्यों ना आ रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड सहायता से ही काम करेगा। वहीं एक और स्पेसिफिकेशन आया, जो एलजी का कंकरेंस था या किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे, यानी कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ले रही है वो क्या हुआ, इट टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स और अदरवाइज इट मस्ट टेकन द नेम ऑफ एलजी। यानी कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन पे, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रही है, वो एलजी की एडवाइस, एड एंड एडवाइस के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेगी। इट मस्ट बी टेकन इन द, किसके नाम पर होंगे, एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके नाम पर ये लिए जाएंगे। एंड कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो स्पेसिफाई हैं एलजी के लिए, स्पेसिफिकली जहाँ एलजी ही उन पे काम करते हैं, जैसे हिज ओपिनियन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गाइस। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। वहीं जो अंडर एक्ट था 2018 का, उसमें क्या क्या था, उन्होंने कहा कि बेयरिंग पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड वो हैं, इट इज़ द एलजीज कंकरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन अदर इशू। यानी कि इस जो 3 इशू हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इस पर क्या है, एलजी की कंकरेंस इज कंपलसरी, यानी कि उसको किसी और अदर इशू की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउएवर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट विल हैव टू बी कम्युनिकेटेड विद द एलजी। बट इसके बावजूद क्या है, डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की
कम्युनिकेशन के साथ जो एलजी की कम्युनिकेशन होगी काउंसिल मिनिस्टर की उसके साथ ही लिया जाएगा। रिक्वायरिंग प्रायर कंकरेंस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर इट वुड absolutely negate the ideas of representative governance and democracy conceived for the NCT of Delhi by Article 2399A of the Constitution। उन्होंने कहा कि भैया प्रायर कंकरेंस लेनी है किससे, यानी कि प्रायर सहमति, पहली सहमति लेनी है एलजी से। ये एब्सोल्युटली नेगेट करेगा, यानी कि नेगेटिव ले जाएगा, किसी भी चीज़ को प्योरली ख़त्म कर देगा। क्यों? इट द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये किसका आइडिया है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का एक आइडियल्स है। एंड डेमोक्रेसी कंसीज फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेटिक लॉ है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, वो क्या है, इस लॉ के अंडर बाइंड है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 2399A में किया गया है। अब इंक्वायरी करते हैं बाय द असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ठीक है, अब देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इट शैल नॉट मेक एनी रूल टू अनेबल इटसेल्फ कमिट्स कमेटी टू कंसीडर द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल कंडक्ट इंक्वायरी इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। यानी कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, नॉट मेक एनी रूल, कोई भी रूल नहीं बना सकती है भाई खुद से, क्योंकि कोई भी कमेटी कंसीडर होगी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किस पे, किसी भी कैपिटल या किसी भी एनसीडीज़ के लिए ये कंडक्ट करेगी कोई भी इंक्वायरी इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले जाएंगे उनके बिहाफ पे। कोई भी रूल है मेड इन कॉन्ट्राविशन ऑफ द प्रोविजन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द GNCT एक्ट 2021 इट शैल बी वॉइड, उसको भैया वॉइड करार दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्राविशन प्रोविजन लाया जाता है, कोई भी रूल ऐसा बनाया जाता है, उसको क्या किया जाएगा, वॉइड, नल एंड वॉइड किया जाएगा। और एलजी की एसेंट से कोई भी बिल पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, तो क्या होता है, एलजी विल नॉट असेंट टू, यानी कि एलजी उस पर सहमति देगा एंड पास ऑन टू बी द प्रेसिडेंट, और या पास करेगा प्रेसिडेंट के लिए कोई भी बिल है उसको कंसिडरेशन के लिए। तो इंसिडेंटली हुआ क्या, इट कवर्स ऑन एनी ऑफ द मैटर्स विच फॉल्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द पावर्स इट कन्फर द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, द एलजी हैज़ द पावर टू रेफर एनी मैटर ओवर विच देयर इज अ डिसएग्रीमेंट विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 299A क्लॉज 4। ऐसा क्लॉज 4 में क्या है कि भैया अगर एलजी है उसको पावर दी है, कोई भी मैटर को रेफ़र कर सकता है, कब, किसको, प्रेसिडेंट को रेफ़र कर सकता है, कब, अगर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड टू द प्रेसिडेंट। इससे आर्टिकल 239AA के क्लॉज 4 में गिवन है गाइस। तो मैंने सारा चीज़ें बता दी है। 69th एक्ट क्या कहता है, या जो GNCT एक्ट अमेंडमेंट 2021 आया है उसमें क्या गिवन है, सारी चीज़ें गाइस मैंने क्लियर कर दी हैं आपको। ठीक है, एक से दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें और क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, इस रिवीजन करते रहिए, और कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट का क्या है। देखो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, जहाँ पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया गया। तो 1956 में दिल्ली बिकम्स ए यूनियन टेरिटरी एंड इट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये पहले किसके द्वारा, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता था जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता था, उसके द्वारा दिल्ली को चलाया जाता था। दिल्ली का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके द्वारा चलाया था। तो 1950 में दिल्ली जो पार्ट था किसका, पार्ट सी स्टेट का पार्ट था। उसके बाद 1951 में हुआ गया, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, ये क्रिएट की गई, विद एक CM इलेक्टेड किया गया। उसके बाद 1956 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, जो बेस था किस पे, बालाकृष्ण कमेटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बालाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और अब उसके बाद GNCT एक्ट लाया गया 1991 में, ये पास किया गया। ठीक है, आफ्टर दैट 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 ने क्या किया, एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव दिया, एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दी उन्होंने दिल्ली के लिए, जैसे जस्ट लाइक ए मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। इतने दिल्ली थ्रू है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दी। आफ्टर 1991 में क्या होगा इस 1991 में, सॉरी मैं गलत बता चुका हूँ, 1991 में ऐसा हुआ, ये जो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ये बालाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट पर बेस्ड था, जो कि 1991 में पास हुआ। ये 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये वाला पास हुआ है। मिसअंडरस्टैंड होगा मुझे भी गाइस, सॉरी। ठीक है, 1991 में ऐसा हुआ। तो ये एवोल्यूशन था कि कैसे दिल्ली गवर्नमेंट 1991 से अब 2021 में, मैंने आपको बताया कि 2021 में एक्चुअल में क्या किया, जो 2021 का एक्ट है, उन्होंने क्या कि जो गवर्नमेंट टर्म है, एनी लॉ, किसी भी लॉ में गवर्नमेंट टर्म जो है इट मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इट शैल मीन द एलजी, इट शैल मीन द एलजी। एलजी का मतलब लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। ठीक है,
आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी और 2018 का केस मैं बता चुका हूँ कि भैया ये बाउंड मैनर है, एड एंड एडवाइस पे काउंसिल मिनिस्टर की एलजी काम करेगा। अब इस समय जो कंकरेंस क्या है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, इट टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, अदरवाइज इट मस्ट टेकन ऑन द नेम ऑफ एलजी। या कोई सर्टेन मैटर है जो स्पेसिफाई है एलजी के लिए, वो क्या होगा, इट टेकिंग ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के साथ लिया जाएगा। सेम थिंग वाई कि इंक्वायरी बाय द असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। आफ्टर दैट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट शैल नॉट टेक एनी रूल टू एनेबल इटसेल्फ, यानी खुद से कोई रूल नहीं बनाएगी। इस कोई कमेटी होगी, वो क्या करेगी, कंसिडरेशन करेगी किसी मैटर को डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि भैया डे बाय डे कैसा काम चल रहा है। किसी भी कैपिटल और कंडक्ट इंक्वायरीज में ऐसा होगा, जब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाएगा तब ऐसा होगा, नॉट एवरी सिचुएशन। और ये कुछ बिल हैं जो एलजी भेज सकता है प्रेसिडेंट के लिए, जो मैंने आर्टिकल 239 एक्ट क्लॉज 4 में मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस। अब दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं, वीडियो लंबा तो नहीं हो गया, देख लें एक बार। वीडियो हो चुका है गाइस 15 मिनट का, तो यहीं ख़त्म करते हैं। आगे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है, कि रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़। चलो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, एक रिपोर्ट आई है, किसने दी है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक एनजीओ है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उन्होंने बताया कि भैया कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं, कुछ ऐसी अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड तो है बट इट्स अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये इस समय प्रेजेंट कर रही है। ये रिपोर्ट किसने दी है, ध्यान रखना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा। क्राइटेरिया क्या है गाइस रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ का, आई विल टेल यू। देखो कुछ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, दिस वन, एंड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, दिस वन। आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट आइदर न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज और दोज विच हैव नॉट सिक्योर्ड इन अ परसेंटेज ऑफ वोट्स इन असेंबली और जनरल इलेक्शन टू बिकम ए स्टेट पार्टी। यानी कि ऐसी कोई पार्टी है जिसके पास इनफ परसेंटेज ऑफ वोट नहीं है किसी भी असेंबली ऑफ वोट या किसी भी जनरल इलेक्शन में, तो वो क्या है, क्या होगी, वो स्टेट पार्टी नहीं बन सकती। वहीं बात करें दोज विच हैव नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन सिंस बीइंग रजिस्टर्ड, यानी कि वो ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड तो हुई है बट कभी भी किसी भी इलेक्शन में क्या हुआ है, इलेक्टेड नहीं हुई है, यानी कि कंटेस्टेड यानी कि इलेक्शन नहीं लड़ी है। दिस इज टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब थोड़ा रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई भी ऐसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उसको ग्रांट दिया जाएगा, या कोई ग्रांट ले रही है किसी भी रिकॉग्निशन या नेशनल या स्टेट पार्टीज़ के द्वारा, ठीक है, किसके बेस पे, वो पोल परफॉर्मेंस के बेस पे उसको ग्रांट दिया जाएगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रांट देम रिकॉग्निशन एज नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। यानी कि भैया उनको वोट कितना मिला है, उनकी पोल वोटिंग परफॉर्मेंस कैसी है, उसके ब्याह पे उसको पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रांट दिया जाएगा कि वो नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है। और कोई भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो, उसके लिए कुछ ऐसे लेट डाउन कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी है। यानी कि वो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि वो रिकॉग्नाइज पार्टी किसी भी स्टेट में है या पूरे नेशनल है पार्टी है। इट सच पार्टी हैज़ बीन एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years। वो लगभग 5 सालों से कंटिन्यूसली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। उसका एक मेंबर लोकसभा में है, एवरी 25 मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि 25 मेंबर्स ऑफ द हाउस में से एक मेंबर लोकसभा में उनका होना चाहिए। द 1 member ऑफ द लोकसभा असेंबली टू बी एन फॉर एवरी 25 मेंबर्स, और एटलीस्ट 1 member ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फॉर एवरी, यानी कि 30 मेंबर में से एक मेंबर उनका असेंबली में होना चाहिए। यानी कि 30 में से एक, और वहाँ 25 में से एक लोकसभा में और 30 में से एक किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट पार्टी होने के लिए उसका कुछ कंडीशंस हैं, लेट डाउन कंडीशंस हैं। टोटल मेंबर ऑफ वैलिड वोट्स की बात करें तो ये क्या है, ये नॉट लेस देन 6%, यानी कि 6% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी जनरल इलेक्शन इन स्टेट में, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टी ट्वेंटी है एज ए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी 4 और उससे अधिक स्टेट में, इट शैल बी नोन एज ए नेशनल पार्टी। यानी कोई भी पार्टी जो है वो किसी भी 4 स्टेट में या उससे अधिक स्टेट में क्या होती है, उसको एज स्टेट पार्टी कंसिडर कर लिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, नेशनल पार्टी कहलाएगी गाइस, ठीक है। कुछ एसोसिएशंस इट कैन आल्सो कंटेस्ट इलेक्शन विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे एसोसिएशन हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग
ऑफ बेनिफिट्स अंडर RPA एक्ट 1950। वो क्या है गाइस, वो लड़ते ज़रूर हैं बट उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो RPA एक्ट 1951 है उसके अंदर कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं दी जाती है, ना ही उनको कोई बेनिफिट दिया जाता है। अब देखो बेनिफिट्स क्या है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। नंबर 1, उसको एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट मिलता है इलेक्शन सिंबल्स उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और जो कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड करते हैं किसी पार्टी के द्वारा वो फील्ड में उतर सकते हैं पार्टी की तरफ से। जैसे ये है UPPP कैन सेलेक्ट इस सिंबल ओनली फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स। एक लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल में से क्या करेगा ये RUPP क्या करेगा गाइस, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सिंबल फाइंड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद नीड ओनली वन प्रपोजल फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन। सिर्फ उसके जो पॉलिटिकल पार्टी अगर रिकॉग्नाइज है उसके लिए एक प्रपोजल की ज़रूरत है। उसके लिए 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और गेट ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी आकाशवाणी या दूरदर्शन पे कोई भी इलेक्शन हो रहा है तो, और मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स उसको मिल सकते हैं। और वहीं क्या होगा, जो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है इट कैन नॉमिनेट ए मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर, ठीक है। और वहीं एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज्ड लैंड्स फॉर पार्टी ऑफिस। अगर वो रिकॉग्नाइज पार्टी है तो उसके लिए क्या किया, सब्सिडाइज लैंड दिया जाएगा पार्टी ऑफिस के लिए, वो एलिजिबल है, ठीक है गाइस, समझ गए आप। तो सारी चीज़ें, और उसको इलेक्शन सिंबल दिया जाएगा, किसी भी कैंडिडेट को पार्टी की तरफ से फील्ड में उतरने की अनुमति होगी। अगर कोई पार्टी जो है अनरिकॉग्नाइज है उसको क्या होगा, सिंबल नहीं दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा जो फ्री सिंबल्स लिस्ट है उसमें से कोई भी एक प्रपोजल की जरूरत है। अगर रिकॉग्नाइज है तो कोई भी 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उसे ब्रॉडकास्ट कर सकता है। मैक्सिमम 40 मिलेंगे अगर वो रिकॉग्नाइज है कैंपेनर, और अगर नहीं है तो उसको 20। और वो क्या है, उसको क्या दिया जाएगा, एलिजिबल होगी, उसकी सब्सिडाइज लैंड दिया जाएगा पार्टी ऑफिस की। तो गाइस ये था टॉपिक, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 2 टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, देखते रहिए, बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हम्बल रिक्वेस्ट गाइस। हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं और अच्छा बनाएंगे और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कंटेंट हमारा और अच्छा बने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, लव यू ऑल।